Hello students, how are you? Fine now? Yes. I hope that you are working well at your home and with the hope of your well-being. Online classes are going on. So be careful and be sincere for your study and also for your health. If you have any query or confusion about the chapters, explanations, syllabus, further any about, so you may contact the school office number. Okay students? So, welcome to online classes by SCM Children Academy. Today I have come to you with the next topic of English grammar of class 8th, and today our topic is appropriate preposition after nouns. इसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था prepositions का यूज आफ्टर verbs. प्रिपोजिशंस को हम वर्ब्स के बाद कैसे यूज करते हैं. इट मीन्स प्रिपोजिशंस होती हैं, मैंने आपको बताया था प्रिपोजिशंस होती हैं, सिंगल प्रिपोजिशंस होती हैं एंड कॉम्बिनेशन प्रिपोजिशंस होती हैं. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रिपोजिशंस हैं वो वर्ब के साथ उनका कैसे कॉम्बिनेशन है. एंड टुडे आई विल टेल यू अबाउट प्रिपोजिशंस आफ्टर नाउन्स. आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रिपोजिशंस नाउन्स के साथ कैसे यूज होती है. सो आइए, आज हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एप्लीकेशन टू. एप्लीकेशन है हमारा नाउन और इसके साथ जो हमारा लगा हुआ है ये टू, ये हमारा टू है प्रीपोजिशन. एप्लीकेशन टू इट मीन्स अगर हम एप्लीकेशन टू हम किसी पर्सन को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हमारा जो हो जाएगा एप्लीकेशन टू. पर्सन को अगर हम लिखेंगे तो हम एप्लीकेशन के साथ टू का यूज करेंगे. और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, इट मीन्स आगे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर समथिंग, और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं तो हमारा हो जाएगा फॉर. इट मीन्स अगर हम एप्लीकेशन पर्सन के लिए लिखेंगे, पर्सन यानी इट मीन्स ये हमारा हो गया एप्लीकेशन टू. एप्लीकेशन पर्सन के लिए तो हम उसके साथ एप्लीकेशन के बाद टू यूज करेंगे. जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा, हम आपको जब फॉर्मल लेटर लिखवाते हैं तो उसमें हम आपसे बोलते हैं यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, टू द डीएसओ. डीएसओ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, है ना. तो जो अगर हम किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किसी पर्सन को लिख रहे हैं तो हम एप्लीकेशन के साथ टू का यूज करेंगे. अदरवाइज किसी हम ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं या किसी काम के लिए लिख रहे हैं हम उसके लिए फॉर का यूज करेंगे. जैसे इसमें आगे लिखा हुआ है टू द डीएसओ फॉर प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं. जैसे आप कह सकते हैं कि यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन द स्कूल, है ना. तो किसी चीज के लिए अगर आप लिख रहे हैं उसके लिए आप आएगा फॉर, और अगर आप किसी पर्सन को लिख रहे हैं तो उसके लिए आपका आएगा टू. इस पहले ये आपका एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है इसमें. ही मेड एन एप्लीकेशन टू द डीएसओ फॉर प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसने एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन हमारा नाउन है और टू हमारा प्रिपोजिशन है. उसके बाद नेक्स्ट डीएसओ के बाद हमने फॉर का यूज किया, दैट इज अंडरलाइन फॉर. तो ये फॉर है हमने थिंग के लिए यूज किया है. बताया है आपको कि फॉर हम यूज करते हैं जब एप्लीकेशन किसी चीज के लिए लिखी जा रही हो. तो पर्सन को तो लिखी गई डीएसओ को, लेकिन किस चीज के लिए लिखी जा रही है, तो किस लिए लिखी जा रही है, हमारा पर्पस क्या है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. I hope you are understanding students. Please listen to this explanation very clearly. Our second point is arrival. Arrival मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, बट यहाँ हमारा जो arrival है ये उसमें मैंने आपको arrived के साथ बताया था, यानी वर्ब के साथ, और आज जो है हमारा वो है हमारा नाउन के साथ. तो जो हमारा arrival है वो हमारा क्या है, यहाँ नाउन है, और हमारा इसके साथ जो हम प्रिपोजिशन यूज करेंगे वो है हमारा एट. तो अगर अराइवल एट किसी प्लेस के लिए हम यूज कर रहे हैं अराइवल का, तो वहां हमारा आ जाएगा एट. प्लेस के लिए हमारा होगा एट. और इन अ सिटी कह रहे हैं, अगर हम किसी सिटी पर अराइव कर रहे हैं, अराइवल यानी हम किसी सिटी किसी कंट्री के लिए करेंगे तो वहां हमारा आ जाएगा इन. आई थिंक अगर आपने पिछली वीडियो सुनी होगी तो मैंने उसमें भी यही बताया था, अराइव्ड एट एंड अराइव्ड इन. सेम वही है यहाँ भी. वहाँ अराइव्ड एज ए वर्ब यूज हुई थी, यहाँ अराइवल एज ए नाउन यूज हुआ है. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार. My friends received me on my arrival at the venue. मेरे फ्रेंड्स ने received me, मुझे received किया. देखिए हमने यहाँ ऑन का यूज किया है, तो ये रिसीव्ड मी माई अराइवल, ये हमारा अराइवल पर है, लेकिन यहाँ हमने उसके साथ अराइवल के बाद जो हमने यूज किया है वो है हमारा एट. यानी ऑन यहाँ हमारा प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ इस प्रपोजिशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, अराइवल की. तो अराइवल के बाद हमने कौन सी प्रपोजिशन यूज की है, एट द वेन्यू. हमारा जो यहाँ प्रपोजिशन है वो है एट. तो अगर हम किसी प्रॉपर प्लेस पर पहुंच रहे हैं तो हम अराइवल के साथ एट का यूज करेंगे, और अगर हम किसी सिटी किसी कंट्री में पहुंच रहे हैं तो वहां हम अराइवल के साथ इन का यूज करेंगे. देखिए हमारा सेकंड एग्जांपल है, टाइम ऑफ अराइवल इन लंदन इज 16 आवर्स. तो कह रहे हैं कि लंदन में टाइम उसका अराइवल की जो टाइमिंग है वो 16 आवर्स है. तो अराइवल
इन, हमने अराइवल एट लंदन नहीं लिखा है, क्योंकि लंदन की टाइमिंग, लंदन में अराइवल की टाइमिंग है, लंदन पर की टाइमिंग नहीं है। यहाँ हमारा था अराइवल एट, वो वेन्यू पर पहुंचे, है ना। तो दोनों सेंटेंस का जो सेंस है वो थोड़ा चेंज है, और इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम अराइवल एट और अराइवल इन का यूज करेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है अटैक ऑन। अटैक आप जानते ही हैं अटैक क्या होता है, दिस इज अ नाउन, अटैक ऑन समबडी। अगर हम किसी पर अटैक कर रहे हैं, है ना, समबडी पर अटैक कर रहे हैं, तो अटैक के साथ हम ऑन का यूज करेंगे। किसी थिंग पर कर रहे हैं तब भी हम ऑन का यूज करेंगे, और किसी प्लेस पर कर रहे हैं तभी भी हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स है हमारा, द सोल्जर्स मेड एन अटैक ऑन द एनिमी एंड गॉड सक्सीड। देखिए यहाँ बताया गया है सोल्जर्स मेड एन अटैक, सोल्जर्स ने अटैक किया ऑन द एनिमी, किस पर किया, एनी पीपल। अगर यहाँ पर्सन है ये, है ना, अटैक ऑन द एनिमी। अगर यहाँ समथिंग होता है, जैसे आप कह सकते हैं द फॉक्स अटैक ऑन द फूड, है ना, तो फूड क्या हो गया, यहाँ समथिंग हो गया। और अगर हम कहें किसी प्लेस पर कह सकते हैं, जैसे ही अटैक्ड ऑन इंडिया, है ना, तो प्लेस समथिंग या समबडी, किसी के लिए भी हम अटैक के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑन। और क्योंकि हमारा यहाँ अटैक क्या है, ये हमारा नाउन है। अगर हम यहाँ सीधे से बोलते तो बोल सकते थे, अगर हम एज ए वर्ब इसको यूज करेंगे तो बोल सकते हैं द सोल्जर्स अटैक्ड ऑन, है ना, लेकिन यहाँ अटैक्ड अगर हम करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी वर्ब। लेकिन आज हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नाउन्स के साथ प्रपोजिशन। तो हमारा यहाँ अटैक जो है वो हमारा यहाँ नाउन है, और अटैक के साथ हम नाउन के, अगर हम अटैक को एज ए नाउन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम जो प्रपोजिशन यूज करेंगे वो हमारी हो जाएगी ऑन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अटेंशन। अटेंशन आप सब जानते ही हैं, क्लासेस में आपको बहुत बार ये वर्ड सुनने को मिलता है, अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, है ना, और आपने ये वर्ड यूज भी किया होगा। तो आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हम अटेंशन के साथ टू का यूज करते हैं, चाहे वो हम किसी चीज को सुनने के लिए बोलें या हम किसी पर्सन को सुनने के लिए बोलते हैं। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, यू मस्ट पे अटेंशन टू योर टीचर्स, है ना, जैसे इसमें बताया गया है, हम कहते हैं आपसे कि यू मस्ट पे अटेंशन टू योर टीचर, पे अटेंशन। यहाँ हमारा जो अटेंशन है ये एज अ नाउन है, और इसको हमने किसके साथ कंजक्ट किया है, टू के साथ। तो यहाँ हमारी जो प्रीपोजिशन है वो क्या हो गई, हमारी यहाँ टू हो गई। आपसे हमेशा कहा जाता है लिसन टू, है ना, तो लिसन टू, अटेंशन टू, ये सेम ही है। तो जैसे आपसे कहते हैं पे अटेंशन टू योर टीचर्स, पे अटेंशन टू द स्पीकर, पे अटेंशन टू द प्रिंसिपल, है ना, किसी भी इंसान के लिए पे अटेंशन टू योर मदर, ये जरूरी नहीं है कि टीचर्स के लिए, स्पीकर के लिए। अटेंशन का मतलब है हम किसी को ध्यान से सुने, है ना, तो हम किसी के ऊपर ध्यान देंगे तो तभी उसके साथ हम जहाँ भी अटेंशन का यूज करेंगे वहाँ हम उसके साथ प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉज ऑफ। कॉज भी आप सब जानते हैं, है ना, कॉज क्या होता है, इसकी हिंदी मीनिंग सब जानते हैं। कॉज मीन जैसे कहते हैं ना कारण, किसी भी चीज का जो रीजन होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कॉज और रीजन दोनों अलग अलग होते हैं, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। कॉज और रीजन दोनों चीजें अलग होती है, लेकिन अगर हिंदी में इनको देखा जाए तो इनका जो मीनिंग निकलता है वो कारण ही निकलता है। लेकिन यहाँ अगर हमारे दोनों वर्ब, जैसे कहते हैं ना आप इंग्लिश में इतने सारे सिनोनियम्स होते हैं, तो अगर कॉज और रीजन दोनों को अलग अलग यूज किया जाए तो कॉज के साथ हम हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। कहाँ, जब हम किसी थिंग के लिए कोई कॉज बता रहे हैं, यानी किसी चीज के लिए अगर हम कोई कॉज बता रहे हैं तो वहाँ हम ऑफ का यूज करेंगे। और किसी, यहाँ देखिए, कॉज फॉर एग्जाइटी, किसी चिंता के लिए, कंप्लेंट के लिए, अगर हम किसी कंप्लेंट के लिए कॉज है, किसी एग्जाइटी के लिए, चिंता के लिए, किसी फिक्र के लिए अगर हम कॉज का यूज कर रहे हैं तो वहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। किसी थिंग के लिए यूज कर रहे हैं कॉज का तो हम ऑफ का यूज करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट। देखिए आप अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको तो आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द हैवी लॉस इज द कॉज ऑफ कोविड-19। देखिए कॉज ऑफ का यूज किया है हमने, क्योंकि यहाँ कॉज ऑफ, किसका कॉज ऑफ है, कोविड-19। कोविड-19 को यहाँ हमने थिंग सजेस्ट किया है ना, हमने माना है कि हमारा जो सपोज क्या है कि हमारी जो कोविड है 19 वो एक हमारा थिंग की तरह हमने यूज किया, क्योंकि ये पर्सन में तो हम यूज नहीं कर सकते, ना ही हमारी कंप्लेंट है। तो द हैवी लॉस इज द कॉज ऑफ कोविड-19। अगर हम चाहें तो इस कोविड-19 को हम एग्जाइटी के रूप में भी यूज कर सकते हैं ना, चिंता का विषय भी है कोविड-19। तो आप इसी सेंटेंस को द हैवी लॉस इज द कॉज फॉर कोविड-19, है ना, उसके साथ हमारा जो दूसरा सेंटेंस है यू हैव नो कॉज फॉर कंप्लेंट। जैसे कहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने कोई कंप्लेंट कर दी, आपने देखा होगा क्लासेस में छोटे बच्चे बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करते हैं और उनके पास कंप्लेंट का कभी कोई रीजन नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, है ना। तो यहाँ हमने उसी सेंटेंस को यूज किया है, यू हैव नो कॉज फॉर कंप्लेंट। आपके पास कंप्लेंट का कोई भी कॉज नहीं है, कोई भी पर्पज, यानी कोई भी आपके पास रीजन नहीं है जिससे आप कॉज कर सकते हैं, यानी जिससे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो कॉज ऑफ किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम किसी थिंग को, जब हम सपोज कर रहे हैं, हम किसी थिंग के लिए बारे में बात कर रहे हैं। द हैवी लॉस इज द कॉज ऑफ कोविड-19। जो ये लॉस हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, कोविड-19 की। और अगर हम किसी कंप्लेंट, किसी एंग्जाइटी, किसी फिक्र, किसी अपनी चिंता के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, किसी टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ यू हैव नो कॉज फॉर कंप्लेन, यू हैव नो कॉज फॉर द डिसीज, यू हैव नो कॉज फॉर योर फेलियर, है ना, एग्जाइटी में हमारी फेलियर भी आती है, तो यू हैव नो कॉज फॉर योर फेलियर। सो
डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। कॉज ऑफ का यूज हम कहाँ करेंगे और कॉज फॉर का यूज कहाँ करेंगे। कॉज ऑफ का यूज हम समथिंग के लिए करेंगे, किसी चीज के लिए जब हम कॉज बता रहे हैं, और फॉर का यूज हम जब करेंगे जब हम किसी के लिए कंप्लेन कर रहे हैं या कोई हमारा चिंता का विषय है, तो वहां हम कॉज के साथ फॉर का यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन विद। कंपटीशन आपने हमेशा सुना ही होगा, स्टार्टिंग से जब से हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा कभी ना कभी, कभी स्टडी में, कभी गेम्स में, किसी कल्चर एक्टिविटी में किसी ना किसी के साथ हमारा कंपटीशन होता ही रहता है। तो इसमें अगर हम कंपटीशन हमारा नाउन है, अगर हम कंपटीशन को एज ए नाउन यूज करेंगे तो हम अगर किसी पर्सन के साथ हमारा कंपटीशन है तो वहां हम यूज करेंगे विद। जैसे हिज कॉम्पिटिशन विद द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, देखिए है ना, हिज कॉम्पिटिशन विद द बेस्ट, यहाँ उसका जो कॉम्पिटिशन है वो किसके साथ हो रहा है, स्टूडेंट के साथ हो रहा है। तो स्टूडेंट क्या है, एक पर्सन है। अगर हमारा कॉम्पिटिशन किसी पर्सन के साथ है तो वहाँ और हम कॉम्पिटिशन को एज ए नाउन यूज कर रहे हैं तो हम कॉम्पिटिशन के साथ विद का यूज करेंगे, है ना। देयर इज ए कॉम्पिटिशन विद हनी एंड मनी कह सकते हैं आप, है ना, हनी और मनी के बीच में कॉम्पिटिशन है। फॉर अ थिंग, और अगर हमारा कॉम्पिटिशन किसी चीज के लिए है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ फॉर का यूज करेंगे। जैसे ये पूरा एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये पूरा है हिज कॉम्पिटिशन विद द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास फॉर गेटिंग द फर्स्ट रैंक। देखिए यहाँ जो ये फॉर है ये हमारा समथिंग के लिए यूज हुआ है। कंपटीशन यहाँ उसका टू के साथ हो रहा है, सॉरी विद के साथ हो गया, स्टूडेंट के साथ हो गया है यहाँ, लेकिन किस लिए हो रहा है, थिंग के लिए, समथिंग के लिए हो रहा है ना, किसी एक थिंग के लिए हो रहा है। क्या थिंग है वो, फर्स्ट रैंक लेने के लिए ना, गेटिंग द फर्स्ट रैंक। तो यहाँ हमने कंपटीशन के साथ जो प्रीपोजिशन यूज किया है वो है हमारा फॉर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बिटवीन टू पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कंपटीशन किन्हीं दो पर्सन्स के बीच में है, किन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में है, किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में है, तो वहां हम बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू राइवल्स टू गेट विक्ट्री इन द इलेक्शन। देखिए यहाँ टू राइवल्स, हमारा जो कंपटीशन है वो टू राइवल्स के बीच में है, तो इसलिए हमने इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज की है, बिटवीन, क्योंकि दो के लिए हमने बिटवीन का यूज किया। अगर हम माने यहाँ तो हो सकता है देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू सिटीज, है ना, टू गेट द ऑटोक्रेसी, है ना, अपना आपकी अराजकता लेने के लिए, या टू गेट द मोर पावर, हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो जब दो पर्सन्स के बीच में हमारा कंपटीशन होगा तो वहाँ बिटवीन का यूज करेंगे। एक बार आपको फिर रिपीट कर देती हूँ, अगर हमारा कंपटीशन किसी पर्सन के साथ हम सेंटेंस में कंपटीशन यूज कर रहे हैं तो हम वहाँ विद का यूज करेंगे। जैसे ही कॉम्पिटिटेड विद मी, उसका मेरे साथ कंपटीशन था, उसने मेरे साथ कंपटीशन किया, ही कॉम्पिटिटेड विद मी, है ना। और अगर किसी चीज के लिए कर रहा है तो जैसे कह सकते हैं ही कॉम्पिटिटेड विद मी फॉर गेटिंग फर्स्ट रैंक, ही कॉम्पिटिटेड विद मी फॉर गेटिंग मोर, कहते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं वो, हम किसी चीज़ की जब हम बहुत ज़्यादा किसी से हम कहते हैं ना, हमारे पे जब कोई ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, हमको बहुत ज़्यादा वो देने लगता है, रिस्पेक्ट देने लगता है, या हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्राइवेसी देने लगता है, तो कह सकते हैं कि ही कॉम्पिटिटेड विद मी फॉर द ब्रेवरी, ही कॉम्पिटिटेड विद मी फॉर गेटिंग मतलब कुछ भी फर्स्ट रैंक, फॉर गेटिंग फर्स्ट रैंक। मैं उसके बाद अगर हमारा किसी थिंग के लिए ये हो गया, फॉर के लिए आ जाएगा, यानी जैसे कह सकते हैं कि ही कॉम्पिटिटेड विद मी फॉर गेटिंग द विक्ट्री इन द इलेक्शन, है ना, ही कॉम्पिटिटेड विद मी फॉर गेटिंग द फर्स्ट रैंक, ही कॉम्पिटिटेड विद मी फॉर गेटिंग द मोस्ट, फॉर गेटिंग द हाई पोस्ट, है ना, फॉर गेटिंग द हायर पोस्ट। तो ये सारी चीजें अगर किसी थिंग के साथ आ रहा है तो फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर दो पर्सन्स, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो सिटीज के, दो कंट्रीज के बीच में अगर हमारा कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिशन को हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं तो वहां हम बिटवीन का यूज करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। So with this hope, let's start next topic. नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ या ओवर, है ना। कंट्रोल, कंट्रोल भी हमारा एक नाउन है, सब जानते हैं इसकी मीनिंग। कंट्रोल क्या होता है हिंदी में देखा जाए तो कहते हैं ना किसी को नियंत्रण में करना, कंट्रोल करना। अगर किसी पर्सन या किसी थिंग के लिए हम कंट्रोल का यूज कर रहे हैं तो हम हमेशा ऑफ या ओवर, हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, वो हमारे सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द स्पीकर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ। देखिए यहाँ हमने स्पीकर लॉस्ट कंट्रोल, ये किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर्सन के बारे में बात हो रही है। उसने जो अपना कंट्रोल खो दिया है वो किस पर खो दिया है, अपने आप पर। तो यहाँ हिमसेल्फ को हमने किस में सपोज किया है, सपोज किया, आप कह सकते हैं ये होता ही है, हिमसेल्फ क्या है, एक पर्सन है। तो द स्पीकर लॉस्ट कंट्रोल, अगर हम यहाँ ऑफ की जगह ओवर का यूज करें तो तभी भी सही है। जैसे द स्पीकर लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, यहाँ दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें दोनों एक्यूरेट हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा
यू शुड हैव कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज, है ना। जैसे कहते हैं अगर हम सुपरवाइजर हैं या हम किसी बड़ी पोस्ट पे हैं तो हमारे अंडर में कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, तो अगर हम उस सेंटेंस को यूज करें तो हम क्या कह सकते हैं, यू शुड हैव कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज। तो यहाँ अगर हम चाहें तो यहाँ हम ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, यू शुड हैव कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, है ना, या ओवर द कंट्रोल। तो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफिकल्टी इन। डिफिकल्टी का मीनिंग भी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, डिफिकल्टी क्या होती है। तो अगर डिफिकल्टी यहाँ हमारा नाउन है, इस डिफिकल्टी को हमने इनके साथ यूज किया है, हमारी जो यहाँ प्रपोजिशन डिफिकल्टी के साथ वो है हमारी इन। तो अगर किसी चीज में हमें किसी काम करने में समथिंग ना डूइंग समथिंग, किसी काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम वहाँ डिफिकल्टी के साथ इनका यूज करें। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, माई सिस्टर हैज सम डिफिकल्टी इन फेसिंग द स्ट्रेंजर्स। होता है ना कि कुछ लोग स्ट्रेंजर्स के सामने बात नहीं कर पाते हैं, है ना। हम केवल अपने जो हमारे फैमिलियर पर्सन्स होते हैं उनसे हम अच्छे से बात करते हैं, कुछ लोगों में हेजिटेशन ज़्यादा होती है, वो स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते हैं। तो यहाँ इसी सेंटेंस को हमने यूज़ किया है, माई सिस्टर हैज सम डिफिकल्टी इन फेसिंग द स्ट्रेंजर्स। मेरी सिस्टर को स्ट्रेंजर्स को फेस करने में, फेस करने का मतलब लड़ना नहीं होता है, उनसे बात करने में, उनसे कम्युनिकेट करने में, है ना, उसको डिफिकल्टी की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ हमने डिफिकल्टी के साथ जो प्रीपोजिशन यूज की है वो है हमारी इन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्कशन अबाउट ऑन। देखिए ये डिस्कशन भी हमारा यहाँ नाउन है और इसके साथ जो हमने प्रीपोजिशन यूज की है वो है हमारी अबाउट, है ना। अबाउट का मीन्स भी आप सब जानते हैं, अबाउट मीन्स किसी के बारे में, ऑन, ऑन यानी किसी पर, दोनों चीजें सेम है, किसी के बारे में या किसी पर। जैसे कहते हैं ना कि मैं उससे आई हैव डिस्कस्ड विद हिम ऑन द डिस्पर्सल, है ना, मैंने डिस्पर्सल के बारे में, या आई हैव डिस्कस्ड विद हिम अबाउट द टॉपिक, मैंने टॉपिक पर उससे डिस्कस किया। तो अबाउट और ऑन ये भी आप सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग डिस्कशन के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, द सोसाइटी मेंबर्स आर हैविंग अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट द प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ सोसाइटी मेंबर्स के बारे में बात हो रही है जी, हर सोसाइटी के अपने कुछ मेंबर्स होते हैं, तो अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सब बैठ के आपस में कंसल्ट करते हैं। तो यहाँ उसी को हमने यूज़ किया है, द सोसाइटी मेंबर्स आर हैविंग अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट द प्रॉब्लम्स। जो उनका डिस्कशन था वो किसके बारे में था, अबाउट द प्रॉब्लम्स। अगर हम यहाँ यूज़ करें द सोसाइटी मेंबर्स आर हैविंग अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन द प्रॉब्लम्स, तो ये भी हमारा सही है। दोनों हमारे यहाँ एक्यूरेट हैं, अबाउट और ऑन, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। यानी डिस्कशन अबाउट, डिस्कशन ऑन समथिंग, किसी चीज पर अगर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, हमेशा हमारा जो डिस्कशन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर होता है, तो इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होगा, आप अबाउट और ऑन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन। इफेक्ट का मीन्स भी आप सब जानते हैं ना, हिंदी में अगर देखा जाए तो उसे कहते हैं ना प्रभाव डालना, इफेक्ट। इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग, किसी भी चीज पर, किसी भी इंसान पर अगर हमारा इफेक्ट हो रहा है, हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां हम किसी भी चीज के साथ, किसी भी इंसान के साथ इफेक्ट के बाद हम हमेशा ऑन का यूज करेंगे। जो हमारी प्रीपोजिशन इफेक्ट के बाद यूज होगी वो होती है हमारी ऑन। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, माई वर्ड्स हैज नो इफेक्ट्स ऑन हिम, है ना। जैसे हम अपने से छोटे को डांटते हैं या हमारे एल्डर्स अगर हमको डांट रहे हैं और हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो वो यही बात कहते हैं, माई वर्ड्स हैज नो इफेक्ट ऑन, यानी कि मेरे वर्ड्स से मेरा कहाँ इन पर कोई असर नहीं डाल रहा। तो इफेक्ट्स का मतलब प्रभाव, असर। तो यहाँ माई वर्ड्स हैज नो इफेक्ट्स ऑन हिम, मेरे जो वर्ड्स हैं उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक्स एंड these prepositions very carefully.